जी। आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर हिजामा के पॉइंट्स नजर आ रहे हैं सर दर्द के लिए, माइग्रेन और सर के भारीपन के लिए। अच्छा, इसमें बहुत सारे पेशेंट्स हिजामा में हमारे पास बहुत ज्यादा जो एक क्लाइंट्स की रेशो आती है ना, वो माइग्रेन और सर दर्द की पॉइंट्स के लिए आती है। पहले मुझे ये बताएं कि मेरी आवाज आ रही है ना मिस फातिमा, ताकि मैं कंटिन्यू रखूं क्लास को। जी मान आ रही है, आप कंटिन्यू रखें। जी जी, ठीक है। अच्छा, एक बहुत बड़ी तादाद हमारे पास ना माइग्रेन सर दर्द और इसकी शिकायत लेकर भी आती है, लेकिन ना लोग पॉइंट्स लगाते हैं। अच्छे प्रैक्टिशनर जो भी थे हिजामा के पॉइंट्स लगाते हैं, लेकिन पॉइंट्स लगाने के बाद जो हमने ज्यादातर चीज देखी है, वक्ती तौर पे तो फर्क पड़ता है, लेकिन कुछ अरसे के बाद जैसे ही वो कपिंग को स्टॉप करते हैं, बहुत सारी बीमारियों में ऐसा होता है, आपको ये सुनने को मिलता है। खास तौर पे जो थेरेपिस्ट होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, या उनको कंप्लेन ऐसे सुनने को मिलती है, कपिंग थेरेपिस्ट हैं, मुख्तलिफ तरह की थेरेपीज को जब लोग यूज करते हैं ना, जब तक वो थेरेपीज ले रहे होते हैं तब तक वो ठीक रहता है। कुछ ड्यूरेशन के बाद दोबारा वो चीजें, उनके ऊपर दोबारा वो मसला होना शुरू हो जाता है। तो लोग ये सवाल करते हैं कि आखिर क्या मैं सारी जिंदगी थेरेपी लेनी पड़ेगी? इसकी वजह ये होती है कि हम ना रूट कॉज के ऊपर काम नहीं करते। अगर हम रूट कॉज के ऊपर काम करें, तो फिर ये थेरेपीज आपके लिए वाकई कारआमद होती है। जैसे हम, हमारा काम इस टाइम हिजामा है, तो हम हिजामा के ऊपर बात कर रहे हैं। माइग्रेन, खास तौर पे माइग्रेन के लिए ना, जो पेशेंट आते हैं ना, तो पहली चीज जो हमने समझनी है वो ये है कि माइग्रेन की अभी तक कोई ऑथेंटिक रिसर्च नहीं है कि एक्चुअली किस रीजन की वजह से किस पेशेंट को होता है। डिफरेंट पेशेंट्स को डिफरेंट रीजंस की वजह से माइग्रेन होता है, जिसमें जो बड़ी बड़ी वजूहात देखी गई हैं, जिस जो और जो रिसर्च में भी आती हैं। अब पट्ठों की कमजोरी की वजह से, जिनके पट्टे बहुत ज्यादा कमजोर हों, अगर वो स्ट्रेस लें, अचानक बहुत ज्यादा खुशी या अचानक स्ट्रेस या बहुत ज्यादा थकावट या मजीद पट्टों की वीकनेस की वजह से उनको बार बार ट्रिगर करता है माइग्रेन। अगर आपने उनकी पट्टों की कमजोरी को दूर ना किया, तो उनके माइग्रेन को आप ठीक नहीं कर सकते। वक्ती तौर पे आपने कपिंग की, उनको स्ट्रेस रिलीज हुआ, उनके वहां पे सर्कुलेशन बेहतर हुई, वक्ती तौर पे फर्क पड़ेगा, लेकिन दोबारा माइग्रेन होगा। दूसरी चीज देखिए कि कुछ लोगों को खुशबू भी ट्रिगर करती है। ये एक वक्ती चीज है, अगर किसी को खुशबू ट्रिगर की है। कुछ लोगों को धूप की वजह से भी माइग्रेन होता है। कुछ लोगों को वेन्स के तंग होने की वजह से होता ही है, कि कुछ लोगों का बीपी हाई रहता है, या उनके जिस्म के अंदर वो सर्कुलेशन होती है। वो लोग की ऐसी कोई नेचुरल एक्टिविटी नहीं होती, वॉक एक्सरसाइज। अक्सर ना, हम ना, अक्सर पेशेंट के साथ ये चीज होती है कि हम उनकी हर चीज ठीक कर लेते हैं, लेकिन जब हम उनकी देखते हैं ना कि लेक ऑफ एक्सरसाइज और या किसी तरह की वॉक के बगैर, आहिस्ता आहिस्ता ना, कुछ लोगों की नेचुरली वेन्स तंग होती हैं, और कुछ लोगों की वक्त के साथ साथ या डिहाइड्रेशन की वजह से वेन्स तंग होने लग जाती हैं। खास तौर पे हमारी जो गर्दन की तरफ जाने वाली वेन्स है ना, ये पट्टे हैं, और ये वेन्स है जो दिमाग की तरफ जा रही थी, यहाँ पे दबाव बढ़ जाता है। और जिसकी वजह से जो है, उनके माइग्रेन छिड़ती है। फिर स्टमक की प्रॉब्लम की वजह से भी, जब गैसेस बहुत ज्यादा दिमाग को चढ़ती हैं, इसकी वजह से भी माइग्रेन होता है। तो इसलिए माइग्रेन का कोई एक स्पेसिफिक रीजन नहीं है। आपको हमेशा पेशेंट से पहले बात करनी पड़ेगी, उससे डिस्कस करना पड़ेगा। उससे डिस्कस करने के बाद हमें इस चीज का आइडिया हो पाता है कि अच्छा, इनको प्रॉब्लम क्या है। अगर उनको स्टमक का प्रॉब्लम है, आप स्टमक को डील किए बगैर आप उनकी माइग्रेन को ठीक नहीं कर सकते। माइग्रेन के पॉइंट्स तो सिंपल है। हमने सर के दरमियान में, जो कल हमने पढ़ा था कि आईब्रोज के दरमियान में, मैंने आपको कल बताया था कि अगर ये आंखों के लिए फायदेमंद है, तो इस सर की दर्द के लिए बहुत अच्छा है। कि हमारे यहाँ पे नाक की बिल्कुल इसी के नीचे एक राग होती है, जो अक्सर स्वेल हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों को साइनस की से बहुत ज्यादा छींकें आती हैं, एलर्जी हो जाती है। ये उसके लिए भी बहुत अच्छा है। ये माइग्रेन के लिए भी बहुत अच्छा है। सर के दरमियान का पॉइंट भी कल हमने बात की थी, कि सर के दरमियान का पॉइंट भी माइग्रेन, सर की दर्द, सर के भारीपन, बहुत सारी मल्टीपल चीजों में काम देता है। फिर हमने दो गर्दन के इतराफ पे लगाया, जो दो मोड़ों के दरमियान में था, जिसका मैंने बताया था कि आप चार उंगलियों के नीचे जब जाएंगे, तो आपको अल्काहल का पॉइंट मिल जाएगा। पॉइंट सिंपल है, आपके पास पेशेंट आया, आपने पॉइंट लगाए, पेशेंट फौरी रिलीफ का आपको कहता है कि जी मुझे बिल्कुल फर्क पड़ा है। थोड़ा सा अगर आपने गर्दन पे डाउनवर्ड्स और अपवर्ड्स में मसाज भी दे दिया, किसी भी ऑलिव ऑयल या जैतून के तेल के साथ, ऑलिव ऑयल के साथ, कोकोनट ऑयल के साथ आपने मसाज दिया, और साथ आपने कपिंग की, पेशेंट को फौरी रिलीफ फील होता है। लेकिन क्या हुआ, आपने उसे कहा कि आपने 3 से 4 सेटिंग करवानी है, इंशाल्लाह आपका फर्क पड़ जाएगा। उसने करवाया, उसको फर्क पड़ा, लेकिन कुछ अरसे के बाद दोबारा उसको माइग्रेन हुआ। तो इसलिए सबसे पहले एज अ अच्छे प्रैक्टिशनर, आपको ये समझना पड़ेगा कि उसको माइग्रेन ट्रिगर क्यों कर रहा है। अगर उसकी पट्टों की कमजोरी है, तो हमने जैसे बात की थी
कि 21 बादाम, एक मुट्ठी किशमिश इसका बेहतरीन हल है। यखनी आपके पट्ठों को तकवियत देती है। फिर अंजीर, अगर आप 3 अंजीर और 3 इसके ये ले लें खुश्क मेवा, ये बहुत ज्यादा जो है ना हमारे पट्ठों को बेहतर करती है। इसमें विटामिन D3, कैल्शियम पाया जाता है। बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। जो ग्रोइंग बच्चे होते हैं उनमें अगर बहुत ज्यादा विटामिन D3 की डेफिशिएंसी नहीं है तो ये उनके विटामिन D3 लेवल को बेहतर रखती है। लेकिन अगर हमने ये सब कुछ कर लिया, अगर अच्छा कॉन्स्टिपेशन भी है, अगर कॉन्स्टिपेशन भी, पेट साफ नहीं रहता, बॉडी में गैसें ज्यादा बनेंगी, माइग्रेन बार बार ट्रिगर करेगा। तो हमें इन सारी चीजों को देखना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंगली आप उसको गाइड करेंगे कि इस मसले के साथ आपने ये चीज करनी है। अभी हमने सिर्फ माइग्रेन पढ़ा है, कॉन्स्टिपेशन को कैसे क्लियर करना है, स्टमक क्या है, स्टमक में आप क्या खुराक देंगे, आपकी लिवर कैसे होगा, ये हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। पहले हम छोटी चीजों से, फिर आहिस्ता आहिस्ता जाके आपको पॉइंट्स के शुरू में समझ आना शुरू हो जाए, ऊपर से बॉडी की आहिस्ता आहिस्ता हम नीचे आएंगे, ताकि आपको एक एक ऑर्गन के फंक्शन का पता चल सके। तो लेकिन ये आपने मेक श्योर करना है। अच्छा, वेन के अकड़ाहट में एक वजह मैग्नीशियम की कमी भी होती है। अगर आप ऐसे पेशेंट को की मैग्नीशियम और विटामिन D3 लेवल भी बेहतर ना होंगे, आपने उनकी सारी चीजें ठीक कर ली, लेकिन अगर मैग्नीशियम की और विटामिन D3 की कमी थी, तो भी उनको बार बार माइग्रेन ट्रिगर करेगी। तो विटामिन D3 पेशेंट का जरूर चेक करवाएं कि उसका वो ठीक है कि नहीं। अच्छा, अगर विटामिन D3 लेवल नहीं ठीक, तो उसको सजेस्ट करना चाहिए कि वो विटामिन D3 ले। बॉडी वेट के हिसाब से हमारे पास पेशेंट आते हैं और आके कहते हैं, हम तो 2 लाख का यूनिट एक लेते हैं, या फिर हम तो विटामिन D3 लेते हैं, या फिर हम कैल्शियम जो 1000 cc वाली गोली है वो तो हम कैल्शियम लेते हैं। कैल्शियम एक डिफरेंट चीज है, विटामिन D3 एक डिफरेंट चीज है। विटामिन D3 हमेशा हम अपने बॉडी वेट के हिसाब से लेते हैं। अगर आपका बॉडी वेट 60 से अबव है, तो 10,000 का आयु डेली लेंगे। अगर आपकी बॉडी में विटामिन D3 की कमी है, अगर आपके टेस्ट करवाया और बॉडी में विटामिन D3 की कमी आ गई, तो फिर आप 10,000 आयु विटामिन D3 का K2 कैल्शियम के साथ लेंगे। अब K2 कैल्शियम क्या है? कैल्शियम का सबको पता है। K2 असल में ये भी हमारा एक सप्लीमेंट है, बॉडी के अंदर एक एंजाइम है, ये असल में कैल्शियम को आर्टरीज में जमने नहीं देता। तो और इसके अलावा ये करता क्या है कि जब हम K2 कैल्शियम लेते हैं, तो ये विटामिन D3 को जज्ब होने में हेल्प देता है हमारे वाइटल ऑर्गन्स में। तो ये कॉम्बिनेशन है, इसलिए नीम हकीम हतरा जान नहीं बनना, पेशेंट की रहनुमाई करनी कि बेशक आप किसी डॉक्टर से जाके लिखवा लें अगर आपको इतना ही है, लेकिन विटामिन D3 बॉडी वेट के हिसाब से ले। आपको एज अ प्रैक्टिशनर इस चीज का नॉलेज होना चाहिए कि जब पेशेंट आपको बता रहा है, तो आप उसको गाइड कर सकें कि आपने विटामिन D3 ऐसे नहीं ऐसे लेना है। अच्छा, अब ये क्यों डॉक्टर्स नहीं बताते? डॉक्टर का काम होता है, डॉक्टर्स यहाँ तो विटामिन D3 लिख देते हैं जी, बीबी जाके ना ये आप एक महीने में एक दफा या 15 दिन में एक दफा इंजेक्शन पी लें। आपने इंजेक्शन पी लिया विटामिन D3, उसको डाइजेस्ट होने के लिए बॉडी में चाहिए थी कैल्शियम। कैल्शियम बॉडी के अंदर अगर पहले से कम है, तो वो आपकी हड्डियों से निकालेगी, मौजूदा जो स्टोर कैल्शियम है उसको निकालेगी, जिसकी वजह से आपका मजीद कैल्शियम लेवल कम होगा। और अगर आपने कैल्शियम इसी तरह लेना शुरू कर दी, तो वो बॉडी को जज्ब होने के लिए चाहिए थी, कैल्शियम को जज्ब होने के लिए विटामिन D3 चाहिए थी, वो स्टोर विटामिन D3 निकालेगी। तो इसलिए हमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए। एज अ प्रैक्टिशनर आपके नॉलेज में होना चाहिए कि जब पेशेंट आपके पास आए तो आप उसको गाइड कर सकें कि बॉडी वेट के हिसाब से विटामिन D3, अगर आप 60 किलो से ऊपर है तो 10,000 आयु, अगर आप 60 के अंदर अंदर तो 5,000 आयु, 5,000 आयु आप K2 कैल्शियम के साथ लेंगे। और मैग्नीशियम इसलिए लेंगे क्योंकि मैग्नीशियम आपके पट्ठों को तकवीत देती है, आपके हार्ट के मसल्स को रखती है सॉफ्ट, आपकी जो है माइग्रेन में बहुत हेल्प करती है। तो इस तरह से हम पेशेंट को देखेंगे, सिर्फ कपिंग नहीं करेंगे, हमने एक हेल्पिंग हैंड के साथ पेशेंट को ट्रीट करना होता है। अगर आप इन सारी चीजों को नहीं देखेंगे, तो कपिंग, जैसे लोग कहते हैं कि हमने कुछ अरसे करवाई, फर्क पड़ा और उसके बाद हमें इसका मसला हल नहीं हुआ, तो इस तरह से आप उनकी खुराक को लेके चलेंगे इस तरह। अच्छा, माइग्रेन के पेशेंट्स को या सर के दर्द के पेशेंट को मैंने कहा कि उनकी ना अक्सर क्योंकि वेन्स तंग हो जाती हैं, जो गर्दन की खास तरफ पे होती है सर की तरफ जाने वाली, उनको जरूर एक्सरसाइज करनी चाहिए। उनको ब्रीथिंग एक्सरसाइज, आहिस्ता आहिस्ता उनको योगा, उनको अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी चाहिए। तो ये परमानेंटली लोग 20-20 साल गोलियां खाकर इसके साथ ना वक्त गुजार देते हैं, लेकिन अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करते।
आप जब तक अपने लाइफस्टाइल की कुछ चीजों को चेंज नहीं करेंगे, शुरू में इंसान की 20-25 साल की उम्र में इंसान दवाई खा के इसको बियर कर लेता है। अगर आप बहुत टाइम तक पेन को बर्दाश्त करते हैं तो वो मसल्स वीक हो जाते हैं आपकी बॉडी के। फिर एक टाइम पे आके आपकी पेन किलर्स काम नहीं करती, एक टाइम पे आकर आपके मसल में वो स्ट्रेंथ नहीं रहती उसको बर्दाश्त करने की। आफ्टर 35 मैंने माइग्रेन वालों का बहुत बुरा हाल देखा है। तो इसलिए हमें ये गाइड करना है पेशेंट को कि अगर उनको माइग्रेन हो रही है तो पहले अपना रीजन जाने, उस रीजन के अकॉर्डिंगली अपनी चीजों को ठीक करें। अच्छा, रीजन कोई भी है, ये पॉइंट्स उन पे काम करेंगे, लेकिन इसके साथ अगर उनका स्टमक खराब है तो उनको स्टमक की तरफ भी हम एक कप लगाएंगे। हम स्टमक की डाइट भी बताएंगे, वो हम तब बताएंगे जब हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे, फिर आपको कॉम्बिनेशंस बनाना आ जाएंगे। तो इसलिए अभी हम कॉम्बिनेशन नहीं बनाएंगे, अभी सिर्फ आपका फोकस माइग्रेन के ऊपर होना चाहिए कि आप माइग्रेन के अंदर उसको कैसे गाइड करेंगे। ठीक है, इस चीज को आपने समझना है। अब मिस फातिमा, आप ना जनरल डिटॉक्स के पॉइंट्स लगाएं, तब तक मैं थोड़ा जनरल डिटॉक्स के बारे में आपको बताती हूँ। अब आप एक चीज है, अभी हमने माइग्रेन के बारे में पढ़ा, कल हम लोगों ने जो है आईसेट के पॉइंट पढ़े थे, लेकिन इसमें ना एक चीज है, जनरल डिटॉक्स क्या है कि पूरी बॉडी को डिटॉक्स करना, जो आपको पता होना चाहिए उसका फायदा क्या है। एज अ हिजामा प्रैक्टिशनर हम बहुत ज्यादा जनरल डिटॉक्स को यूज करते हैं। इसमें आपके तकरीबन तमाम वाइटल ऑर्गन्स स्टिमुलेट हो जाते हैं। अब आपके पास एक पेशेंट आया जिसने आके कंप्लेन की कि मेरे पास मुझे माइग्रेन भी है, मुझे यूरिक एसिड भी है, मुझे कोलेस्ट्रॉल का मसला भी है, मुझे शुगर भी है। तो अब आप ये तो नहीं करेंगे कि इसको शुगर के पॉइंट्स भी लगाएं, यूरिक एसिड के पॉइंट भी लगाएं, कोलेस्ट्रॉल के पॉइंट भी लगाएं। अब मल्टीपल जब इश्यूज लेकर हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो तब हमने इसको जनरल डिटॉक्स पे पहले लेकर आना होता है, ताकि उसकी मेन प्रॉब्लम्स पे जाने से पहले उसकी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है ना उसको हल किया जा सके। जैसे अब शुगर उसको है, ठीक है, हमें पता है कि उसका शुगर मेन मसला है, लेकिन यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल को हम ज्यादा जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं हिजामा के जरिए। हम उसकी माइग्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम उसके पूरे जिस्म को छेद के नहीं रखते, तब हम जनरल डिटॉक्स से हेल्प लेते हैं। अगर आप जनरल डिटॉक्स को समझ लेते हैं ना तो तकरीबन तकरीबन आप ना 50 to 60% पेशेंट को ऐसे ही डील कर सकते हैं उसकी प्रॉब्लम को। अगर आप उसके जनरल डिटॉक्स के पॉइंट्स लगाते हैं तो 50 to 60% उसके प्रॉब्लम ऐसे ही हल हो जाते हैं। तो इसलिए जनरल डिटॉक्स को समझना जरूरी है। अगर आपके पास एक पेशेंट आकर मल्टीपल इश्यूज के लिए आया है, तब हम जनरल डिटॉक्स करते हैं। अब मिसाल के तौर पे हमने दो चीजें पढ़ी थी, हमने आईसाइट पढ़ी थी, हमने पढ़ा था माइग्रेन। आईसाइट के लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, हमने एज इट इज वैसे पॉइंट लगा दिए। लेकिन अगर हम पेशेंट को गाइड करें माइग्रेन के लिए भी, माइग्रेन में क्या हो रहा था, मल्टीपल चीजों की कोई भी रीजन बन रहा था, लेकिन उसकी वेन्स थोड़ी तंग हुई है, उसके पट्टों में खिंचाव बढ़ा है जिसकी वजह से उसको बार बार माइग्रेन हो रहा है। तब हम पेशेंट को गाइड करते हैं कि आप पहले माइग्रेन के पॉइंट अभी तो आप लगवा ले, या इसके साथ आप ऐड करवा ले जनरल डिटॉक्स को। अब आप ये गौर कीजिएगा कि अल काहिल का पॉइंट तो वैसे ही लग गया, उससे भी माइग्रेन में फर्क पड़ेगी। अभी आपने ये आपके सामने जो दो पिक्चर्स आ रही हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि बहुत सारे पॉइंट्स लगे हुए हैं। अब आपको कैसे समझ आएगा ये पॉइंट्स किस किस चीज के हैं। सबसे पहले सीध में देखें, आपको जो सीधी लाइन नजर आ रही है ना, वो हमारी रीढ़ की हड्डी यानी वर्टिब्रास के ऊपर हिजामा वो के जो डॉट्स लगे हुए हैं, वो अल काहिल से शुरू होके हमारी रीढ़ की हड्डी तक जाते हैं। अल काहिल पे जब पॉइंट लगाया, तो हमने दो उंगलियां छोड़ के अगला पॉइंट लगाया और ऐसे करते करते हम रीढ़ की हड्डी तक गए। अब हमने रीढ़ की हड्डी पे पॉइंट्स क्यों लगाए? हमने जनरल डिटॉक्स के अंदर रीढ़ की हड्डी पे पॉइंट इसलिए लगाए, साइंटिफिकली भी, अगर जब हम इस, अच्छा, इस पे बहुत ज्यादा सक्शन नहीं देते कि अगर किसी की कमर में दर्द है या उसके पट्टे पहले वीक है या बहुत वो कमजोर है, तो हम बहुत सक्शन नहीं देते इसके पर। इसके पर दरमियानी सक्शन रखते हैं कप की। ठीक है, आप पेशेंट से पूछते हैं जब आप कप लगाते हैं कि आपको ओवर सक्शन फील तो नहीं हो रही, अगर किसी जगह पे पेन फील हो रही है तो बताएं, मैं सक्शन को लाइट कर दूं। तो हम पिन को पुल करके तो दोबारा हल्की सी इस पे सक्शन देते हैं, पेशेंट से बार बार पूछते हैं। डेंजरस नहीं है, लेकिन इसमें बेहतर है कि आप दरमियानी सक्शन रखें, वरना इससे क्या होता है कि मजीद पेशेंट तकलीफ में आता है, तो समटाइम पेशेंट फेंट हो जाता है या उसके पट्टों में खिंचाव आ जाता है। रीढ़ की हड्डी भी हम इसलिए लगाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे तमाम ऑर्गन्स जो हैं, तमाम ऑर्गन्स जो हैं, बड़े छोटे हर फंक्शन को हमारी जो है ना रीढ़ की हड्डी के साथ, हमारी स्पाइनल कॉर्ड के साथ जोड़ा हुआ है, जिसकी और यहाँ से सिग्नल हमारे ब्रेन में जाते हैं।
तो जब हम इस पे कपिंग करते हैं ना, तो हमारी तमाम बॉडी जो है ना उसके सेल्स स्टिमुलेट होते हैं। इस वजह से जनरल डिटॉक्स में हम रीढ़ की हड्डी पे हिजामा लगाते हैं। अब आपको समझ आएगा कि इस तरह हम क्या होता है कि इस तरह हम पेशेंट को की बॉडी को एकदम उसके टॉक्सिक लेवल से रिलीफ, लोड उसकी बॉडी में होता है उससे रिलीफ देते हैं। अब आपको एक रीढ़ की हड्डी पे सारी समझ आ गई कि अल काहिल से शुरू किया। अल काहिल कहाँ पे था? हमने बालों से 4 उंगलियां नीचे आए तो अल काहिल का रीजन शुरू हो गया। उसके बाद हम 2-2 उंगलियां छोड़कर कप लगाते गए नीचे रीढ़ की हड्डी तक। जो आखिरी हमारी वर्टिब्रा था, हमने वहां तक लगाया, टेल बोन तक। ठीक है। अब टेल बोन, इसको ना हमारी जुबान में हम ये भी कहते हैं कि सांप का मुंह है। यहाँ पे आपके जिस्म का सारा गंद इकट्ठा हुआ होता है। तो यहाँ से भी जब हम टॉक्सिस रिलीज करते हैं ना, कप लगा के सक्शन देके यहाँ से भी निकालते हैं, तो बड़ा सारा मवाद निकल जाता है, आपकी एकदम बॉडी हल्की हो जाती है। यहाँ से भी बड़ी सारी नेगेटिविटी रिलीज होती है बॉडी की। हमने ये जहाँ जहाँ पे मिस फातिमा ने मेंशन किया है, ठीक है, यहाँ पे हमने लगाया। उसके बाद हमारे दो साइडों पे आप देख रहे हैं, वो दो साइडें क्या है? हमारे लंग्स आगे की तरफ है, ऐसे ही हमारे लंग्स के पॉइंट्स पीछे की तरफ भी जाते हैं। तो ये हम पॉइंट्स पे लगाया। हमारे फ्रंट की तरफ क्या क्या था? हमारी चेस्ट थी, हमारे लंग्स थे, हमारा हार्ट था। तो जब हम ये दो पॉइंट्स लगाते हैं तो हमारे लंग्स, हमारा हार्ट और हमारी चेस्ट के मसल स्टिमुलेट होते हैं। अब जब हमारे पास ना कभी कभी ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट्स भी आती हैं, या अभी मेरे पास कुछ अर्से पहले एक पेशेंट आई, उनके सिर्फ अभी बबल्स बन रहे थे, अभी वो कैंसर में गया नहीं था, डॉक्टर को डर था, यंग बच्ची थी, 2-3 माह पहले मैंने उनको लगाया। तो उनके पॉइंट्स मैंने आगे नहीं लगाए, मैंने उनको पीछे वाले पॉइंट्स, ये सारे जितना जो पीछे उनकी गर्दन ये ऊपर कंधों से लेके ना, और उनकी यानी कि जितने ये जो हमारा बाजू जहाँ पे मुकम्मल होता है पीछे, मैंने उनको 6-7 कप लगाए, ताकि उनके यहाँ से मसल्स जो है ना, यहाँ से उनकी जो चेस्ट के आगे वाले हिस्से की बजाय पीछे लगाए उनको कप, ताकि वहां से हम मवाद हासिल कर सकें, आगे से ना छेड़े उनको। तो जब ये 2 कप लगाते हैं तो हमारी चेस्ट के मसल, हमारे लंग्स और हमारे हार्ट के मसल्स ये स्टिमुलेट हो जाते हैं। इस वजह से हम ये 2 कप लगाते हैं। ये सिर्फ लंग्स के लिए नहीं है, ये हमारे हार्ट को और हमारे चेस्ट के मसल्स को भी स्टिमुलेट करते हैं, क्योंकि इसके ना करीब करीब हमारे लिम्फेटिक नोड्स भी होते हैं। खैर वो एक डिफरेंट टॉपिक है, उस पर हम बात नहीं भी करेंगे, लेकिन यहाँ से हमारी बहुत सारी चीजें कवर हो जाती हैं। फिर अब जब ये रीढ़ की हड्डी को भी आपने हमने पढ़ लिया, ऊपर वाले 2 मसल्स पॉइंट्स को भी देखा, अब जो नीचे वाले हैं वो वेरी सिंपल पॉइंट है, वो हमारे किडनीज के पॉइंट है। ठीक है, हमने किडनीज पे जब पॉइंट्स लगाए तो हमारे 3 बड़े पाथ वे हैं बॉडी के डिटॉक्स होने के, हमारी किडनीज, हार्ट और हमारा लिवर। तो इसलिए जब हम किडनीज पे भी पॉइंट लगा देते हैं तो किडनीज भी फ्लैश आउट होती हैं और वहां से भी टॉक्सिन रिलीज होता है। तो किडनीज हम सबको पता है कि हमारी अ, थोड़ी पेट की तरफ जाती हैं और थोड़ी साइड्स पे होती हैं। ठीक है, हमारी किडनीज हमारे थोड़े साइड्स पे होती हैं। किडनीज के पॉइंट्स लगाए और 2 काफ मसल के लगाए। ये जो काफ मसल है ना, जिसको हम पिडलियां बोलते हैं, ये बहुत कारआमद, अच्छा ये भी सुन्ना पॉइंट्स में आते हैं, ये भी इसमें आते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन जगहों पर भी, पिंडलियों पर भी हिजामा लगवाया हुआ है। जब सुन्ना पॉइंट्स की इंशाल्लाह बात करेंगे तो मैं उसकी डिटेल भी आपको बताऊंगी। काफ मसल पे अगर कहते हैं कि इंसान ने अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो अपने काफ के मसल को स्ट्रॉन्ग कर ले। अच्छा, इसकी ना एक एक्सरसाइज भी होती है कि अगर आप खड़े हैं, आप बिल्कुल सीधे खड़े हैं और आप अपने पैरों के पंजों पे उठें, अपनी बॉडी को उठाएं और नीचे फिर अपनी एड़ियां, यानी अपनी एड़ियां उठा लें, पंजों के बाल पंजों के वजन पे रहें और अपनी एड़ियों को ऊपर की तरफ लेकर जाएं। फिर अपनी एड़ियां जमीन पे लगाएं और फिर ऊपर से, इससे आपके काफ मसल स्टिमुलेट होते हैं वॉक करने से। फिर काफ मसल की बहुत सारी एक्सरसाइज आपको नेट पे मिलेंगी, जिनको हल्का सा भी शक है ना कि उनके हार्ट वीक हो रहा है एज के साथ, या उनका उस तरफ दबाव महसूस करते हैं, तो उन्हें अपने काफ मसल पे काम करना चाहिए, क्योंकि ये अगर स्ट्रांग होगा तो आपका हार्ट का मसल भी स्ट्रांग होगा। इसके अलावा यहाँ आर्टरी की वेन तो जाती जाती हैं, इसके अलावा ये फीमेल्स के जितने इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए बहुत बेहतरीन है। यहाँ से भी हमारी ओवरीज की तरह वेन्स जाती हैं, अगर आप इसको भी स्टिमुलेट करते हैं ये उसके लिए बहुत अच्छा है। फिर ये हमारे काफ मसल को इटसेल्फ जो है ना स्ट्रॉन्ग करता है, और हमारे पैरों की तरफ जाने वाली वेन्स को जो है ना, इसकी सर्कुलेशन को बेहतर करता है, जिसकी वजह से हमारे पाँव के मसल बेहतर होते हैं। आपको कुछ लोगों को ना हील पेन होती है, तो अक्सर उनकी हील पेन बहुत होती है, तो हम हील पेन के पीछे पड़ जाते हैं।
हम वो काफ मसल टाइट हुआ था, सबसे पहले काफ मसल को हम देखते हैं कि इसको अगर हमने नरम कर लिया तो यहाँ से सर्कुलेशन नीचे की तरफ जाएगी। जब सर्कुलेशन जाती है ना, तो सर्कुलेशन में क्या होता है, खून के अंदर वो तमाम एंजाइम पाए जाते हैं जो हीलिंग करते हैं, तो हीलिंग फास्ट हो जाती है। तो इस वजह से जब अगर आपके पैरों में भी दर्द हो रही हो तो काफ मसल को भी स्टिमुलेट करना चाहिए। फिर आपको अपने सामने नजर आ रहा है, वो एक बिल्कुल हमारे चेस्ट के दरमियान में पॉइंट है, वो पॉइंट है हमारा स्टमक का। यानी हमारा सबको पता है कि हमारा स्टमक दरमियान में होता है, चेस्ट जहाँ पे हमारी मुकम्मल होती है दरमियान में होता है, और हमारे सीधी तरफ हमारा जिगर होता है। तो हमने देखे, हमने स्टमक को, जिगर को, किडनीज को, हार्ट को, लंग्स को, और पूरी कमर की रीढ़ की हड्डी को और काफ मसल को, ऑलमोस्ट हमने सारी बॉडी को कवर कर दिया, बॉडी को डिटॉक्स किया। क्या हुआ, बॉडी से एकदम टॉक्सिस रिलीज हुए, तो बॉडी सुकून में आई। अच्छा, कभी कभी अब अभी इसमें भी एक चीज है, आपके पास कभी कभी ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनकी इतनी इम्यूनिटी नहीं होती कि वो सारे के सारे जो है हिजामा के पॉइंट्स एक साथ आपसे लगवा सकें। तो उसमें भी अगर आप खुद को कर रहे हैं या अपने घर में स्टार्ट कर रहे हैं, या किसी को भी एज अ पेशेंट जब आप डील कर रहे हैं, तो आप ये नहीं करेंगे कि एक साथ उनको पॉइंट्स लगाएं। आप उसको दो हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हैं। आप आप सिर्फ रीढ़ की हड्डी पे पॉइंट्स लगा दें, और अगली दफा 2 से 3 दिन छोड़ के, 3 दिन छोड़ के आप बाकी पॉइंट्स का इंतखाब कर लें। मैं फिर कह रही हूँ कि जब हम अपनी रीढ़ की हड्डी पे पॉइंट्स लगाते हैं तो इसकी सक्शन दरमियानी रखते हैं, क्योंकि अक्सर खास तौर पे खवातीन के यहाँ के मसल इतने स्ट्रांग नहीं होते। तो इसलिए यहाँ पे पॉइंट, और खास तौर पे जब हम नीचे वाले पॉइंट्स पे जाते हैं ना, किडनीज के साथ जो हम लगाते हैं पॉइंट, यहाँ पे जैसे ही सक्शन देते हैं अक्सर लोग फेंट हो जाते हैं, खवातीन भी हो जाती हैं, यंग बच्चियां भी हो जाती हैं। हो जाए तो आपने उनको फौरी कप उतारना है, खुद परेशान नहीं होना, ये अक्सर हो जाता है। आपने आराम से कप को उतारा, उतारने के बाद आप वहां से ब्लड साफ करें। अगर कभी ऐसा हो कि पेशेंट फेंट हो गया है, तो परेशान नहीं होना खुद। आपके चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे नहीं होने चाहिए कि आपके चेहरे पे खुद खौफ आ जाए। कुछ नहीं होता, पेशेंट को सिर्फ 2 से 3 मिनट होता ही है कि बॉडी अपना पूरा मैकेनिज्म चेंज करती है, बॉडी में, ब्रेन में ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट फेंट हो जाता है, या उसके अंदर खौफ भी होता है सम टाइम। तो हो गया, उसको रिलैक्स होने दें, सीधा लेटाएं, और उसकी जो है ना, 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट उसको पानी नहीं देना। हम ना हड़बड़ाहट में फौरन पेशेंट को, किसी भी हालत में जब पेशेंट हो ना, वो किसी भी वजह से हो गया फेंट, चाहे वो आप कपिंग कर रहे हैं या आप नहीं कर रहे, किसी भी मौके पे हो गया है, फौरी पानी नहीं देना चाहिए, पेशेंट वॉमिटिंग करना शुरू कर देता है। उसको 1 से 1.5 मिनट दें रिलैक्स होने के लिए। हम जैसे ही सीधा लेटाते हैं, पेशेंट का ब्लड इवन होता है, सर्कुलेशन नॉर्मल होती है, पेशेंट ठीक हो जाता है। अगर आपने देखा है, और अच्छा, कभी कभी मैंने आपको शुरू की क्लास में बताया था, सिर्फ कप लगाने से ऐसा हो जाता है, और कभी कभी दुराने हिजामा भी ऐसा हो जाता है। तो बिल्कुल रिलैक्स रहना है, इसीलिए हमेशा कोशिश करनी है कि जब आपके पास पेशेंट्स नए होते हैं ना, आपने हमेशा स्क्रैचेस कम लगाने हैं। कम को ज्यादा किया जा सकता है, ज्यादा को कम नहीं किया जा सकता। इतना खून हमारी एशियन खवातीन में नहीं होता, हमने सुपरफिशियल लेयर से लेना है, इसलिए स्क्रैचेस में और कट्स में फर्क होता है। हमें ये बहुत अच्छे तरीके से मेक श्योर होना चाहिए कि हमने कितनी ऊजिंग करनी है, हमने कितना ब्लड लेना है। इंशाल्लाह जब हम स्क्रैचेस पे आएंगे ना, तो हम इस पर डिटेल से बात करेंगे कि कितना ब्लड निकालना है, हमने किस स्किन को कैसे स्क्रैच करना है, और कौन से मर्ज के लिए स्क्रैचेस लगाने हैं, और कौन से मर्ज मर्ज के लिए हमने प्रिकिंग करनी है, लेंसेट को यूज करना है। तो इसलिए हम दो हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर पेशेंट आपको लग रहा है कि माशाल्लाह अगर आपने उसको हाफ कप लगाए हैं, और आप उससे पूछें कि आप रिलैक्स हैं, इजी हैं, तो मैं बाकी भी आप पे कर दूं। हमेशा पेशेंट के साथ पहले बात करें, उसको बताएं कि मैं ये अक्सर ये पॉइंट्स लगाऊंगी, इसका आपको ये बेनिफिट होगा, और अगर आप लो फील करें तो मुझे बताएं, मैं हाफ अभी कर देती हूँ, हाफ आप अगले सेशन में करवा लें। तो इस तरह से भी हम पेशेंट को डील कर सकते हैं। तो इसलिए रूट कॉज के ऊपर जरूर काम करना। अगर आप रूट कॉज को नहीं देखेंगे तो हमें नहीं समझ आएगी कि पेशेंट का एक्चुअल इशू क्या है। आप कपिंग करते जाएंगे, पेशेंट को फर्क पड़ेगा, कुछ अरसे के बाद पेशेंट कंप्लेन करेगा कि जब तक मैं कपिंग करवा रही थी या करवा रहा था मुझे फर्क रहा, जैसे ही मैंने छोड़ा मुझे इससे, उसके बाद जो है ना मुझे फर्क नहीं है। तो इसलिए देखना है कि अगर हम माइग्रेन के लिए कर रहे हैं, तो माइग्रेन का रीजन क्या है। उसकी कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, उसको कब उसको स्टमक का प्रॉब्लम तो नहीं है, उसकी उसकी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी तो नहीं हो रही, उसको अगर स्ट्रेस हो रहा है या नींद की कमी की वजह से भी समटाइम लोगों को माइग्रेन जो है ना वो ट्रिगर करता है।
उसकी रूट कॉज पे काम करेंगे, इंशाल्लाह ताला उसके साथ आप कपिंग करते हैं तो परमानेंटली उसको जो है ना फर्क जरूर पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि कपिंग अल्लाह ताला की तरफ से खैर है, ये अल्लाह ताला की तरफ से खैर है, शिफा मिल जाने वाला है, लेकिन हमने अपना काम जो है ना वो अच्छे तरीके से और ईमानदारी से करना है। अच्छा, अब मुझे बताएं, अब थोड़े पॉइंट्स बढ़े हैं कल और आज की निस्बत, यानी माइग्रेन के पॉइंट्स और उसमें आईसेट के पॉइंट्स इतने ज्यादा नहीं थे, तो आप लोगों को पॉइंट्स लेके थोड़ा सा हो रहा होगा, इसके मुतालिक कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी, आप में से किसी का कोई सवाल है? मैम ये जो चेस्ट के नीचे है ना हिजामा का पॉइंट, इसको जी रिपीट जी। करेंगे? किस वजह? अच्छा, ये चेस्ट के स्टमक है। पास में, देखें, स्टमक का हमारे, नहीं, पेट का, बिल्कुल पेट हमारे का कोई भी हमारा, मसला नहीं, या मैदे का? सॉरी, मैदे का पॉइंट है ये, हमारे मैदे का मैदे, पॉइंट है। मैदा ठीक है। हमारे दरमियान में होता है ना, हमारी जहां से चेस्ट मुकम्मल खत्म होती है, चाहे मर्द है या औरत है, तो हमारा बिल्कुल दरमियान में यहाँ पे मैदा होता है, ठीक है। मैदे के दाएं ठीक है। तरफ, दाएं तरफ जिगर होता है और बाएं तरफ, जिगर। बिल्कुल बाएं तरफ तिली होती है। तिली, अच्छा। मैदा और जिगर, ये वैसे तीनों एक साथ काम करते हैं, लेकिन वैसे मैं आपको बता रही हूँ, दरमियान में मैदा होता है, सीधे हाथ हम्म। पे हमारा जिगर है, उल्टे हाथ पे हमारी हम्म। तिली है, ठीक है। और ठीक। जिगर हमारे मैदे के ही ना ऊपर बाईं तरफ, यानी मैदे हम्म। के साथ ही बाईं तरफ हमारा दिल होता है। तो यानी मैदे की और दिल की वॉल्स बहुत करीब होती हैं, इसलिए अक्सर स्टमक में जब गैसेस होती हैं तो हार्ट की तरफ भी जाती हैं। तो अभी जी। लेकिन हम उस पर नहीं बात करेंगे, दरमियान में हमारा स्टमक है, ठीक है। ठीक है, आज नेक्स्ट जज़ाकल्लाह। आपको ऑर्गन्स पता चल जाएंगे। जी, किसी और का कोई और सवाल? जी अस्सलाम वालेकुम। ये वालेकुम। मुझे तो ये पॉइंट्स के अभी समझ नहीं आ रही कि अच्छा, एक मिनट, मैं आपको दोबारा बताती हूँ। आपको इसमें क्या समझ नहीं आ रहा, मुझे ये बताएं। ये जैसे ये चेस्ट के नीचे है, तो एक तो हम्म, एक साइड, एक दिल की साइड पे लगेगा और एक मैदे पे नहीं, लगेगा। बिल्कुल भी नहीं, मैदे पे पॉइंट मैदे पे लगेगा, हमारा मैदा, आप हम्म। अपने हाथ रखें अपने बिल्कुल चेस्ट के दरमियान में, जहां से चेस्ट, हम्म। आपके चेस्ट खत्म हुई है उसके बिल्कुल दरमियान में, ये हमारा मैदा, इसी के ऊपर पॉइंट लगेगा। हम्म। समझ और आई? एक ये कि जी, मैं और मैंने जब कपिंग कराई तो वो औरत जो है ना वो ऐसे हाथ से फील कर रही थी कि जैसे हाथ लगा के ना, कि एक जगह पे हाथ लगाया, दूसरी जगह पे हाथ लगाया, तो फिर वो वहां पे करते हैं। मुझे ये लगा कि शायद जोड़, हर जोड़ के नीचे शायद नहीं, लगेगा, मैं शायद वो इस आपको, तरह कुछ कर रही थी। अच्छा रिहाना जी, मैं आपको ना एक बात समझाती हूँ। देखें, हमारे ना मैदा बहुत नीचे है जाके, हमें लग रहा है ना कि ये बिल्कुल ऊपर ऊपर नहीं होता, ऊपर मसल्स की बहुत सारी लेयर्स हैं, लेयर्स के नीचे हैं, लेकिन फिर भी हिजामा कैसे काम करता है, ये एक रीजन है, यानी इसका ही जगह है, मैदे की जगह है। जब हम जगह पे पॉइंट लगाते हैं तो हमारे दिमाग में सिग्नल जाते हैं कि हमारे मैदे के इर्द गिर्द कुछ हो रहा है, ठीक है। वहां वो हम्म। सिग्नल्स की वजह से वहां से एक टीम आती है, अल्लाह ने कानून बनाया हुआ है। हमें चोट लगती है, देखिए मैं हाथ हिला रही हूँ, तो मेरे दिमाग को सिग्नल जा रही है कि ये हाथ हिला रही है, ये मूव कर रही है। इसको अगर अगर मुझे कहीं चोट लगती है तो देखिए, खून 1 से 1.5 मिनट के बाद खून बंद होना शुरू हो जाता है। अगर खुदा ना खास्ता हमारा खून बहता ही रहे और दिमाग को सिग्नल ही हम्म। ना मिले, तो फिर तो इंसानी जिस्म में से खून, जरा सी चोट लगी तो वो तो फिर एक सुराख हुआ तो पूरा खून बह गया ना। लेकिन क्या होता है, दिमाग हम्म। सिग्नल भेजता है कि इस जगह पे चोट लगी है। उस सिग्नल के साथ एक टीम होती है, बचाव टीम होती है, समझे। उस टीम के अंदर हम्म। प्लेटलेट्स होते हैं, यानी जो खून को जमाने वाले सेल्स होते हैं, वो खून को वहां पे जमा देते हैं कि अब नहीं निकलना, बस यहाँ पे एक जाल बना दो कि खून निकलना बंद हो जाए। हमें जख्म नजर आ रहा होता है लेकिन नीचे एक जाल बन जाता है। इसी तरह जब हम मैदे पे पॉइंट लगाते हैं, हमें टटोलने की जरूरत ही नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए कि ये हमारा मैदा है, मैदे के ऊपर हमने पॉइंट लगाना है। अब आपको मेरी बात समझ आई? जी। जी आ गई है, अब अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, देखो, कोई इसमें जज़ाकल्लाह। परेशानी की बात नहीं है, अभी हमारा बिल्कुल स्टार्ट है। अभी हमने इसके बार बार हमने मैदे पे बात करनी है, अभी पूरा मैदे के पद बात होगी, जिगर के पॉइंट से बात होगी, फिर आपको समझ आ जाएगा। अब हमें घुटना है, अच्छा। घुटने को टंडोलने की जरूरत तो नहीं है ना कि घुटना किधर है, मैं कहाँ घुटने के पॉइंट लगाऊं। आपके दिमाग में चाहिए ये मेरा घुटना है,
और मेरी जो ये गुलाई बनी हुई है, इसके दाएं बाएं और आगे ऊपर नीचे मैंने पॉइंट्स लगाने हैं। वो पॉइंट्स का रीजन है वो मैं आपको बता दूंगी कि जी यहाँ लगाने हैं। मुझे मैदे को ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस मैदे का जगह पता होनी चाहिए। मुझे जिगर को ढूंढना नहीं है, मुझे जिगर की जगह पता होनी चाहिए कि यहाँ पे जिगर होता है। मेरे सीधे हाथ पे जिगर है, मैदा है, मैदे के साथ ही मेरा जिगर है। ठीक हो गया? ठीक, जज़ाकल्लाह। बारिकल्लाह जी। किसी और का कोई और सवाल? जी, आप में से किसी और का कोई और सवाल? जी, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी वालेकुम कजन अस्सलाम। ने मुझसे पूछा था, वो भी इस ग्रुप में है। तो उसने कहा था कि जब हम कपिंग करते हैं, जब हम कपिंग स्टार्ट करेंगे, जैसे ब्लेड है, तो ब्लेड हमने हम्म जैसे एक कपिंग पे एक दफा करना है या हर कपिंग पे अलग अलग? तो मुझे तो ये लगा था कि हर कपिंग के लिए एक ब्लेड एक मरीज के लिए काफी होगा, या फिर हम चेंज करेंगे? है ना जी, इंशाल्लाह। अभी वैसे तो हमारा अभी ये टॉपिक नहीं है। अभी सबसे पहले हमें ना समझना ये जरूरी है कि हमारे हमारे ऑर्गन्स का है, वो क्या काम करते हैं। लेकिन जब हम इस पे आए ना, इस पे भी बात करें, लेकिन मैं आपके सवाल का फिर भी जवाब दूंगी। एक प्लेट जब हम पकड़ते हैं ना, तो वो आपके पूरे हिजामा के लिए काफी है, लेकिन उसमें भी हम दो तीन चीजें देखते हैं। अगर हम 10 कप लगा लेते हैं ना, तो मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि उसको वेस्ट कर दें या उसकी साइड चेंज कर दें 5 से 6 कप के बाद ही, ताकि उसकी शार्पनेस बरकरार रहे। अगर हम सर्जिकल यूज कर रहे हैं, तो फिर भी मैं कहती हूँ कि फिर चेंज करके आप 5 से 6 कप के बाद नया नया ब्लेड ले लें। एक चीज। दूसरी चीज ये कि अगर हम किसी ऐसे मरीज को देख रहे होते हैं कि कहीं पे उसकी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन है, कोई सोराइसिस है, चंबल है, या कोई ऐसा जख्म बना हुआ है, कोई फंगल इन्फेक्शन है, उसके इर्द गिर्द किया, तो मैं पेशेंट्स को, स्टूडेंट्स को हमेशा कहती हूँ कि उस ब्लेड को वेस्ट कर दें। एक ब्लेड की इतनी वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से उसके जरासीम बाकी बॉडी में स्प्रेड होने का डर होता है। फिर अगर हमने फेस पे कपिंग किया है, तो हमने कन पट्टियों पे किया है, तो चलो ठीक है, फेस वाला कप हम नीचे लेकर आ सकते हैं, वही ब्लेड हम बॉडी पे यूज कर सकते हैं। लेकिन मिसाल के तौर पे कभी कभी हमारे साथ ये होता है, एक पेशेंट आती है कि उनका सिर्फ इशू ही पाँव का होता है, तो अगर हमने उनको पाँव पे कप लगाया है, उसके बाद उनको याद आया कि नहीं नहीं, आप मुझे ना एक अल्काहिल का भी लगा दें, तो फिर मैं पाँव वाला उनका ब्लेड अल्काहिल पे नहीं लगाती, मैं वेस्ट करती हूँ, नया ब्लेड लेती हूँ। यानी हमने ना थोड़ा सा इस चीज का देखना होता है कि पाँव वाला हम बॉडी पे नहीं लगाएंगे। अगर फेस पे लगाया है, फेस पे वैसे तो मैं रेकमेंड नहीं करती ब्लेड, हम प्रिक करते हैं लैंसेट के साथ। तो अगर मिसाल के तौर पे अगर हमने ब्लेड भी यूज किया है, तो एक्नी है, एक्नी वाला ब्लेड हम बॉडी पे नहीं लगाएंगे, तब हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई इशू नहीं है, पाँव वाला फिर भी नहीं इस्तेमाल करेंगे, वरना एक ही ब्लेड हम पूरी बॉडी पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है? यानी हमने सिर्फ थोड़ी सी चीजों को देखना होता है। जब आप अपने हाथों से करना शुरू करेंगी ना, फिर आपको चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी। जज़ाकल्लाह। बारिकल्लाह। सलामकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे ये सवाल करना है कि हम फेस पे क्या यूज करते हैं अगर हम ब्लेड यूज नहीं करते तो? हम ना लेंसिड यूज करते हैं, जो हम शुगर टेस्ट करने के लिए पेन हम लगाते हैं ना अपनी, जिससे प्रिक करते हैं, जी उसको जी प्रिकिंग बोलते हैं। ठीक है? लेंसिड भी है, प्रिकिंग जी पेन जी भी होती जी है, जी। हम उससे करते हैं। हम फेस पे भी वही यूज करते हैं। अगर आपका सोराइसिस और चंबल की वजह से जख्म बन गए हैं, तो उस पे भी हम हिजामा नहीं कर सकते, क्योंकि स्किन के ऊपर एक अलग से स्किन बनी होती है, स्क्रैच करके भी कोई फायदा नहीं होता। हम उस पर भी लेंसिड ही यूज करते हैं। ठीक है? अच्छा, मुझे एक चीज और पूछनी थी कि ये तो जी जी, आप हम पूछें। जैसे ऑनलाइन सीख रहे हैं, ये तो आप हमें पॉइंट्स बता रही हैं, ठीक है। तो आप कोई डेमो करके बताएंगी कि जी जी, जिसमें आप बिल्कुल। हमें ऑनलाइन। बिल्कुल, आप बिल्कुल बेफिक्र हैं। जब आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट होगी ना, तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप ऑनलाइन सीख रही हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र हैं। वो उसमें सिर्फ इतना आपकी ऑन ये है ना, हम वीडियो कॉल के जरिए एक एक चीज आपको बताएंगे। जब हम इस पे, ये बड़ा सेंसिटिव एक आपका मैटर है, ये ऐसे थोड़ी है कि सिर्फ हम पॉइंट्स पढ़ा देंगे। इंशाल्लाह जब आपकी नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होंगी, ये पूरा एक वे है। आपने पेंसिल से स्टार्ट करना होगा, आपका फिर टमाटो के ऊपर प्रैक्टिस होगी, देन आपके ऊपर कैसे करनी है, वो इंशाल्लाह एक एक तरीके से आपको पता चलेगा। उसके लिए आपको जहन में भी नहीं आएगा कि मुझे ऑनलाइन की बजाय फिजिकल लेना चाहिए था। ठीक है? उसमें आपने परेशान नहीं होना। तो आप हमें बेसिक में सारे पॉइंट्स बताएंगे, इंशाल्लाह मतलब किस हद तक की? इस हद तक कि आपके पास अगर कोई पेशेंट आता है,
तो आपको मेजर किसी प्रॉब्लम के लिए इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें, इंशाल्लाह ताला जो है आपको अच्छे से ही इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो सारी चीजें समझ आती रहेंगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चले इंशाल्लाह क्लास एंड करते हैं, आपसे थर्सडे को मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।